पे होंगे, सेफ होंगे और रामलाल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के साथ में आप अपनी स्टडी में रेगुलरिटी बनाए रखे होंगे। और इसी वे को हम आगे बढ़ाने के लिए आज हमने जो चैप्टर शुरू कर रखा है, चैप्टर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में चैप्टर जो फर्स्ट है उसको शुरू कर रखा है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने कल आपको चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। मैंने आपको ये बताया था जो चैप्टर फर्स्ट है वो एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का आता है और इन 2 मार्क्स को आप कैसे विभाजित करोगे, डिवाइड करोगे, ये सभी बातें हमने की थी। हमने प्रजनन किसे कहते हैं ये देखा, हमने प्रजनन का अर्थ देखा, प्रजनन की भूमिका देखी और जीवन अवधि क्या होती है, इन सब की हमने बात की थी। फिर मैंने कल आपको कहा था कि हम कल प्रजनन के प्रकार पढ़ेंगे, है ना। ये बात हमारी हुई थी। मैंने आपको कहा था कि हम कल वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे, प्रजनन के प्रकार पढ़ेंगे। तो इसी बात को अब मैं आगे बढ़ा रही हूँ। मैंने शुरुआत में क्या कहा था, हमें बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ करके हमारा पूरा सिलेबस करना है। जैसे एक चिड़िया होती है, तिनका तिनका इकट्ठा करके पूरा घोंसला तैयार कर लेती है, उसी ही रास्ते पर हमें चल करके हमें हमारी मंजिल है वो मिलेगी। चलो तो भाई हम प्रकार पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि कोई भी प्राणी है, कोई भी सजीव है, उसके शरीर की संरचना के आधार पर, उसके आवास के आधार पर, उसकी पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं। आप सबको ये बात मालूम भी है। एक होता है अलैंगिक प्रजनन। क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। और एक क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, अलैंगिक और लैंगिक। इसे आप इंग्लिश में कहोगे एसेक्सुअल और इसे आप कहोगे सेक्सुअल। आपको जो सही लगे वो आप यूज में ले सकते हो, सब कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो पर्सन बनता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, वह अलैंगिक प्रजनन की विधियां कौन कौन सी है और उनके उदाहरण क्या क्या होते हैं जी। फिर उसके बाद में हम चलेंगे लैंगिक प्रजनन की तरफ। उससे पहले उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि देखो परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आएगा ना, वो या तो आ सकता है अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में असमानताएं बताए, या लैंगिक प्रजनन में जो हम विधियां पढ़ेंगे उनमें से प्रश्न आ जाएगा, लैंगिक में जो विधियां पढ़ेंगे उसमें से प्रश्न आ जाएगा। तो देखो अगर हम पहले अलैंगिक को पूरा पढ़ ले फिर लैंगिक को पूरा पढ़ेंगे तो अपने आप अंतर कर पाएंगे। मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग कितना डेवलप हो जाएगा, विकसित हो जाएगा इन प्रश्नों के लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रजनन किसके आधार पर? शरीर की संरचना के आधार पर, आवास के आधार पर और पारिस्थितिक परिस्थितियों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब मैं पहले प्रकार की तरफ चल रही हूँ, अलैंगिक लक्षण। देखो नाम से पता चला, यहाँ देखो ए मानी एक, लिंग है ना, ये किससे संबंधित है? लिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? लिंग से संबंधित है, अर्थात एक लिंग है ना। लिंग, एक लिंग। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक नर होता है एक मादा होती है, एक मेल है एक फीमेल है, एक नर और एक मादा है। तो प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जनक भाग लेता हो, प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नई संतति का निर्माण एक एकल जनक से होता हो, यानी एक ही जनक जिसके अंदर भाग लेता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अपन क्या कहेंगे? अलैंगिक। अरे
नर और मादा है, तो नर और मादा में से केवल एक भाग लेता हो प्रजनन करने के लिए, यानी एक अकेला जीव, या फिर आप क्या कह दो, अकेला जीव। अकेला जीव क्या उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करता है, उसे अलैंगिक लक्षण कहते हैं। याद रखिए, अकेला जीव प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसके अंदर एकल जीव संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, एकल जीव संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, क्या कहलाता है, अलैंगिक लक्षण कहलाता है। एक बार दूसरी फिर हम देखेंगे, फिर ऐसे जीव वो कौन कौन से हैं जिनमें केवल एक जीव ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, तो वो जीव कौन कौन से आएंगे। देखो, एक तो एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। निम्न स्तर के पादप, निम्न स्तर के पादप, 11वीं क्लास के अंदर आप लोगों ने पादप वर्गीकी पढ़ा होगा, जिसके अंदर आप लोगों ने ब्रायोफाइटा, है ना, पढ़े थे क्या, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी। तो इसके अंदर जो शुरुआत वाले जो होते हैं, जो निम्न स्तर के होते हैं, उनके अंदर वो क्या हो गए, निम्न, और उसके सरल जंतु, एक कोशिकीय जंतु, सरल जंतु, निम्न स्तर के जो पादप होते हैं, उनमें कौन सा पाया जाता है, अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। फिर तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, पहली हो गई परिभाषा, दूसरे हो गए उदाहरण, और तीसरी आप ये ध्यान में रखोगे कि जो अलैंगिक लक्षण जो होगा, अलैंगिक जो पाया जाता है, उसके अंदर समसूत्री विभाजन पाया जाता है। कौन सा विभाजन होता है इसके अंदर, समसूत्री विभाजन होता है, और जो समसूत्री विभाजन है ये भी कायिक कोशिकाओं में होगा, कायिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाएगा। अब आपको मैं बता दूं, एक तो होती है, देखो हमारे शरीर या कोई भी जीव है, जीव के शरीर में एक तो कायिक कोशिका होती है और एक जर्म कोशिका होती है ना। कायिक कोशिका, जो कोशिका युग्मक बनाएगी ना, आपने पढ़ा होगा, युग्मक होते हैं ना, दो होते हैं, एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। तो शरीर में जो कोशिका युग्मक बनाती है ना, उनको तो अपन बोलते हैं जर्म कोशिका, जनक कोशिका, ठीक है। और जो कोशिका युग्मक को छोड़ करके हमारे शरीर के और भाग बनाती, आँख, कान, नाक, पैर, ना, आमाशय, ये सारी चीजें बनाती है, वो कोशिकाएं कौन सी कहलाती है, कायिक कोशिकाएं कहलाती है। तो अलैंगिक जनन की क्रिया में कौन सी कोशिका भाग लेती है, कायिक कोशिका भाग लेती है। कायिक कोशिका समझ गए ना कौन सी होती है, यानी कि जो कोशिकाएं युग्मक नहीं बनाती, जो कोशिकाएं युग्मक नहीं बनाती वो कायिक कोशिकाएं होती है। कायिक कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होना अलैंगिक लक्षण की विशेषता होती है। अब समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, तो मेरे अनुसार तो देखो आप लोगों को ये बात पता होगी कि समसूत्री विभाजन में किसे कहा जाता है, क्योंकि अलैंगिक लक्षण के अंदर कौन भाग ले रहा है, अकेला जीव ही तो भाग ले रहा है। तो अकेला जीव जो होगा, फिर मान लो ये एक अकेला जीव है, तो ये अकेला जीव है तो एक कोशिका है, ये एक कोशिका जब विभाजित होगी तभी तो दो नई कोशिका बनेगी। जब एक कोशिका विभाजित होगी तभी तो नई कोशिका बनेगी, और एक कोशिका से जो एक दो नई कोशिका बनी है, हम इसे क्या कह देते हैं, संतति कह देते हैं। भाई एक जीव से दो जीव का बनना क्या कहलाता है, संतति कहलाता है। बात समझ में आ रही है। यानी अपन अलैंगिक के अंदर क्या करें कि एकल जीव जो नई संतति पैदा करता है, एकल जीव जो नई संतति पैदा कर रहा है वो किस विभाजन के द्वारा कर रहा है, समसूत्री विभाजन के द्वारा कर रहा है। समसूत्री विभाजन का मतलब ये होता है कि जनक कोशिका के अंदर क्रोमोस गुणसूत्र के जितने नंबर होते हैं उतने ही नंबर किसमें होते हैं, उसके संतति कोशिका के अंदर होते हैं।
समसूत्री विभाजन का क्या मतलब होता है? देखो, समसूत्री विभाजन का मतलब ये होता है कि एक जनक कोशिका में, यानी एक कोशिका के अंदर जब विभाजन से दो संतति कोशिका बनती है और इन संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र के नंबर जनक कोशिकाओं के समान ही होते हैं। तो मान लो यहाँ 46 है, तो इन दोनों में भी कितने होंगे? 46 ही होंगे। यहाँ 20 है, तो इन दोनों में भी 20 ही होंगे। यानी गुणसूत्र के नंबर जनक कोशिका के समान होते हैं। एक जनक कोशिका से दो संतति कोशिका बन गई और गुणसूत्र के नंबर जनक कोशिका के समान है, आप उसे क्या कहोगे? समसूत्री विभाजन कहोगे। तो समसूत्री विभाजन का होना अलैंगिक लक्षण का एक विशेष गुण होता है। बिना समसूत्री विभाजन के कोशिका विभाजन नहीं होगा। अलैंगिक लक्षण के अंदर एक जीव से दो जीव नहीं बनेंगे। 3 बातें समझ में आ गई। एकल जीव संतान उत्पन्न करता है, वो कौन कौन से होते हैं? ये मान लो आप मोस्टली 99% तो अगर आप एक कोशि के जीव भी उदाहरण में लिखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हो जाता है। फिर दूसरा, कायिक कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान क्या होता है? अलैंगिक लक्षण होता है। अब आपको इसके अंदर एक जो मेन बात ध्यान में रखनी है, वो क्या ध्यान में रखनी है? मैंने क्या कहा कि जनक कोशिका के समान ही क्या बनती है? संतति बनती है। तो इसका मतलब वो अकार्यकी, देखने में, है ना, अकार्यकी आप किसे कहोगे? कि देखने के अंदर, मैं एक शब्द लिखूं यहाँ पे, क्लोन, पहले ये लिखूं मैं, क्लोन। ये मान लीजिए अलैंगिक लक्षण में सबसे अच्छी लाइन है, द बेस्ट लाइन है, और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है। या तो वो सीधे सीधे कहेगा क्लोन किसे कहते हैं, है ना, या वो आपको परिभाषा देगा, उस परिभाषा में पूछेगा कि इस शब्द को क्या कहा जाता है। तो आप क्या कहोगे कि जनक कोशिका से संतति कोशिका बनती है जो अकार्यकी रूप से, आनुवांशिक रूप से, लक्षणों के आधार पर किसके जैसी होती है? जनक कोशिका के जैसी होती है। अलैंगिक लक्षण के समान, यानी अकार्यकी और आनुवांशिकी। अकार्यकी दिखने में, आनुवांशिकी इसके अंदर जो लक्षण है उसके आधार पर किसके जैसी होती है? यानी जो संतान होगी वो किसके जैसी होगी? जनक के जैसी होगी। जनक के जैसी क्या होगी? संतान होगी, दिखने में अकार्यकी रूप में और आनुवांशिक रूप के अंदर। तब हम एक शब्द काम में लेंगे, क्लोन। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। जनक कोशिका से प्राप्त जो संतान है वो अकार्यकी व आनुवांशिक रूप से समान है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो संतति कोशिकाएं होती है अकार्यकी व आनुवांशिक रूप से जनक कोशिकाओं के समान है। जो संतति कोशिका है वो अकार्यकी आनुवांशिक रूप से जनक कोशिका के समान होती है। इसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, उस शब्द का नाम क्या होता है? क्लोन होता है। अब मेरी बात देखो, मैंने आपको क्या क्या बताया है, पहले वो देखो। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था? अलैंगिक लक्षण। एकल जीव है वो संतान पैदा करता है। एकल जीव से जो संतान बनती है उसके लिए जरूरी क्या है? कायिक कोशिका। कायिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो आप ध्यान में रखना, अलैंगिक के अंदर समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के दौरान ही जनक कोशिकाओं से संतति कोशिका बनेगी, लेकिन वह जनक कोशिका केवल क्या होगी? एक होगी। फिर तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अब ये जो संतति बनी है वो अकार्यकी से दिखने में, आनुवांशिक, उसके जो ना जीव, गुणसूत्र, जीन, ये सब सुने हुए हैं आपके, गुणसूत्र और जीन, ये भी सेम किसके जैसे हैं? उस एकल जीव के जैसे ही है। लेकिन अपनी जो जनक था जिससे इसका जन्म हुआ है उसके जैसे ही है। तब हम क्या कह देते हैं? क्लोन है। तो आप ये ध्यान में रखोगे, क्लोन क्या? आकार्यकी आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती, उसे क्लोन। इतनी बात आपके बिल्कुल समझ में आ चुकी है। मेरे अनुसार तो कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में।
और फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ लेना। और इसके जो नोट्स है, लिखने का काम है, वो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगी, तो उसमें से देख के लिख लेना। कोई समस्या हो, लैंग्वेज समझने में हो या कुछ बात नहीं समझ में है तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज कर लेना आप लोग। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे एलेगिक। देखो, काय कोशिका में होते हैं, बात बता दी। काय कोशिका कौन सी होती है ये बता दी, क्लोन बता दी। क्या बची, इसकी विधियां बची। क्या बची, विधियां। हाँ, एक और बताऊं अभी, जो एलेगिक लक्षण है, एक तो उसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक दो है, नर युग्मक और मादा युग्मक। अरे तो एलेगिक में तो जरूरत ही नहीं है, मैं तो न्यू ऐसे कह रही हूँ कि एकल जीव है। एकल जीव, देखो, एकल जीव है जो संतान पैदा करता है, उसको, उसे प्रजनन को क्या कहते हैं, एलेगिक प्रजनन कहते हैं। एलेगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात, जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं बनेंगे, तो इनमें क्या नहीं पाया जाता, सलियन की क्रिया भी नहीं पाई जाती है। तो एलेगिक जनन में युग्मक का निर्माण भी नहीं होता है और एलेगिक जनन में सलियन की क्रिया भी नहीं पाई जाती है। युग्मक का निर्माण होना, सलियन की क्रिया होना, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, लैंगिक लक्षण में पढ़ेंगे, सो लैंगिक प्रजनन में पढ़ेंगे। तो मैंने तो ये कहा था हम साथ में लेके नहीं चलेंगे, ठीक है, हम अलग अलग पढ़ेंगे आराम से, धीरे धीरे। तो एलेगिक लक्षण में युग्मक का निर्माण नहीं होता, जबकि लैंगिक में हो रहा है, मैं नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है। इसमें सलियन से सलियन नहीं होता, जबकि लैंगिक में तो सलियन होता है, क्योंकि लैंगिक लक्षण में नर और मादा दोनों शामिल होते हैं प्रजनन क्रिया के अंदर। आधे लक्षण मादा के, आधे लक्षण नर के, एक नई संतति उत्पन्न होती है। वो जो संतति होगी उसको अपन क्लोन नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें तो नया लक्षण बन गया, आधे लक्षण नर से आगे, आधे लक्षण किससे आगे, मादा से, और मिलकर के एक नया क्या बन गया, अलग। जैसे हम है ना, हमें आधे कैरेक्टर किसके, हमारे मम्मी की, आधे लक्षण किसकी, हमारे पापा की। हम इंसान है, ये बात, दो आँख दो कान सब हमारे हैं, लेकिन आप देखिएगा हमारे जो फेस की जो बनावट है वो हमारे मम्मी पापा से हूबहू उनके जैसी, की फोटोकॉपी नहीं है ना, कुछ अलग है, ठीक है। हम, हमारे जो मम्मी पापा, जो पहले वाली पीढ़ी थी, उस पीढ़ी की बजाय हमारी जो पीढ़ी है, या मेरी पीढ़ी की बजाय आप लोगों की जो पीढ़ी है वो ज़्यादा विकसित है। इसका मतलब विकास हो रहा है। अब इसमें कहाँ से विकास होगा, क्योंकि इसमें तो मैंने क्या कह दिया कि जो जनक के अंदर जो विशेषताएं पाई जाती है सेम वैसी की वैसी विशेषताएं किसमें आ गई, संतति में। तो इसमें तो कोई विकास नहीं हुआ है, जबकि लैंगिक लक्षण के समय विकास होता है, नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे, हम तो ये पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, लैंगिक लक्षण में युग्मक का निर्माण नहीं होता है और सलियन की क्रिया भी नहीं होती, यानी कि सलियन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है ना। फिर वो जो युग्मनज होता है उसके अंदर विभाजन होता है, और विभाजन होने से बहुत सारे कोशिका, उत्तक, अंग, अंग तंत्र और शरीर का निर्माण होता है। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। विधियां, अब देखो विधियां, ठीक है, विधियों में सबसे पहले विखंडन विधि, सबसे पहले विखंडन या विभाजन, एक लेके चलिए आराम से, है ना। फिर उसके बाद में, है ना, फिर अपन खंडन पढ़ेंगे, फिर अपन बीजाणु विधि पढ़ेंगे, है ना, मुकुलन विधि पढ़ेंगे। तो एक एक पढ़ ले, पहले एक लिख दो, एक ही समझा दो। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, विखंडन विधि। क्या है, विखंडन विधि। अब यहाँ से आपको नाम से ही पता चल रहा है, टुकड़े होना। कोई भी जीव है उसके क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। तो किसी भी जीव के टुकड़े होंगे तो वो किस विधि में आएगा, विखंडन विधि में। एक कोशिकीय जीव है, सीधी सी बात है, एक कोशिकीय जीव है, इसके शरीर का विखंडन हो जाता है, उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, और वो टुकड़े आगे जा कर के किसमें बदलते हैं, वैसे। और वो टुकड़े होंगे कैसे, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएंगे वो टुकड़े, अरे सीधे थोड़ी ना होंगे टुकड़े,
उसके दो भाग बनने के लिए, बहुत सारे भाग बनने के लिए क्या चाहिए? समसूत्री विभाजन चाहिए। क्या चाहिएगा? समसूत्री विभाजन चाहिए। यानी खंडन विधि में हम क्या कहेंगे कि जनक कोशिका जो है, जो जनक कोशिका है, जो जन्म देगी, जनक कोशिका में समसूत्री विभाजन से दो या दो से अधिक संतति कोशिका का या संतति का निर्माण होना विखंडन कहलाता है। कोई भी जनक है, उस जनक में समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन से उसमें क्या बनी? जो संतति बनी है ना, उसको क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। अब ये जो संतति बनी है, ये संतति किसके जैसी है? जनक के जैसी है। या जनक कोशिका ना लिख करके सीधे ये कह दो कि जो जनक है, जनक में समसूत्री विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन हुआ और उससे क्या बन गई? संतति बन गई, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। क्या कहेंगे? जैसे मान लो ये एक जनक कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, या है ना, इसमें विभाजन हुआ और विभाजन होकर के दो नई कोशिका बन गई। ये लो विखंडन हो गया। अब आपको देखो समसूत्री विभाजन क्या है मालूम है ना, कि यहाँ ये केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र के नंबर है, वो गुणसूत्र के नंबर किस में आ गए? संतति के अंदर आ गए हैं। समसूत्री विभाजन में पहले केंद्रक का विभाजन होता है, जिसकी आप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आपने पढ़ी है। उसके बाद में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य के विभाजन के बाद में ही एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। ये आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो। कोई और समस्या हो तो पूछिए। ये अब मैं यहाँ अगर 11वीं का पाठ पढ़ाने बैठूंगी तो कोई औचित्य नहीं है इस बात का, बट अपना इधर वाला रह जाएगा। तो मैं तो अगर नहीं मालूम है तो मैं थोड़ा सा हिंट देती कि किसे कहते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, विखंडन का मतलब समझ गए ना, कि एक जनक कोशिका है, उसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा दो या दो से अधिक नई कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे विखंडन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? विखंडन के प्रकार। तो देखो विखंडन के 3 प्रकार हैं भाई। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है विखंडन के। विखंडन का जो पहला प्रकार है उसे बोलते हैं अनियमित, अच्छा सॉरी एक बार पहले द्विखंडन बताओ ना। विखंडन के 2 प्रकार है, विखंडन के 2 प्रकार है। एक तो है द्विविखंडन या द्विविखंडन, 2 टुकड़े होना। एक होगा बहुविखंडन, बहुत सारे द्विविखंडन। और एक क्या है? बहुखंडन। विखंडन समझ गए? एक कोशिका में, एक जनक कोशिका में कोशिका विभाजन के द्वारा दो या दो से अधिक नई कोशिकाओं का बनना विखंडन कहलाता है। द्विखंडन नाम से बता दो, एक जनक कोशिका में समसूत्री विभाजन से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होना। एक जनक कोशिका में समसूत्री विभाजन से दो जनक कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। बहुखंडन, एक जनक कोशिका से बहुत सारी संतति कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? बहुखंडन कहलाता है। वैसे धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे, इसको हटा दो एक बार। विखंडन में सबसे पहले क्या पढ़ोगे? द्विखंडन, एक जनक कोशिका से समसूत्री विभाजन के दौरान दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। द्विखंडन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे, द्विखंडन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनियमित द्विखंडन।
अनियमित द्विखंडन पाया जाता है अमीबा में। किसमें पाया जाता है? देखो क्या पढ़ रहे हो, अलैंगिक लक्षण पढ़ रहे हो, अलैंगिक प्रजनन पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो ना? ठीक। अलैंगिक जो प्रजनन है, कायी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है या एक एकल जीव ही जनन में भाग लेता है, ये बात पढ़ी। दूसरी क्या पढ़ी? एकार्की अनुवांशिक रूप से अपनी जो संतान है वो जनक के जैसी ही होती है, जिसे क्लोन कहते हैं। फिर पढ़ा इसके प्रकार में पहला क्या उठाया है मैंने? विखंडन। बाकी और है पर धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, ऐसे नहीं एक साथ पढ़ा दूँ, है ना। पहला क्या है? खंडन। विखंडन कह दो, विखंडन कह दो, एक ही बात है। एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का बनना, बट कोशिका विभाजन से। और वो विभाजन कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। किस प्रकार की कोशिकाओं में? कायिक कोशिकाओं में। चले, सबसे पहले अनियमित द्विखंडन क्या है? अमीबा। आओ तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है ना। एक 5 जगत सिद्धांत के अनुसार ये किसका सदस्य है? प्रोटिस्टा, है ना। किसका है? प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ। ये सब बातें भी आपने 11वीं क्लास में पढ़ी है, नहीं है तो मैंने अब बता दिया। ये अमीबा एक कोशिकीय जीव है, स्वच्छ जल का है, प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ का सदस्य होता है। जो अमीबा है इसकी शरीर की जो संरचना है वो अनियमित है। ये ना अमीबा अनियमित है। इसकी ये जो बाहर वाली जो संरचना है इसको मैं क्या कहूंगी? कूटपाद। क्या कहूंगी इसे मैं? कूटपाद कहूंगी। कूटपाद क्या होते हैं? ये इसकी जो कोशिका झिल्ली है, इसी कोशिका झिल्ली की ही एक रूपांतरित है। इसके बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है ना। और एक कोशिका है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई देती है। ये इसका कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य में एक यूकेरियोटिक कोशिकाओं के जो लक्षण होंगे वो सभी लक्षण अमीबा में होंगे। अब यूकेरियोटिक कोशिकाओं के सभी लक्षण पाए जाते हैं इसके अंदर। इसमें ये वैक्यूल्स पाई जाती है, कोई खाद्य रसदानी है ना, ये धानियां पाई जाती है इसके अंदर। ये क्या है? अमीबा। अब अमीबा जो है इसके अंदर द्विखंडन से प्रजनन की क्रिया होती है। द्विखंडन होता कैसे वो देख ले। हम सबसे पहले अब ये और ये वाले इसके क्या कहलाते हैं? कूटपाद कहलाते हैं। कूटपाद का क्या काम है? भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। दूसरा इसके गमन में सहायता करते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ ये बातें। जो कूटपाद है ये कभी बनते हैं, कभी बिगड़ खत्म हो जाते, परमानेंट नहीं होते, स्थायी नहीं है। कभी बनेंगे, कभी हट जाएंगे, तभी तो कहते हैं अनियमित संरचना है। अगर मैं ऐसे ऐसे करके बना दूं, मैं कह दूं लो ये अमीबा है, आप नहीं कह सकते ये अमीबा की संरचना नहीं है। बात समझ? आप नहीं कह सकते ये अमीबा नहीं है। हाँ ये भी अमीबा है, क्योंकि इसकी संरचना कैसी होती है? अनियमित आकार की होती है। आप इसकी संरचना कैसी भी बना सकते हैं। तो ये अमीबा है। ये अमीबा का क्या हो गया? केंद्रक हो गया। सबसे पहले क्या होता है? इसकी जो केंद्रक है ये थोड़ा आकार में बढ़ेगा। ये हटा दो यहाँ से कूटपाद वाली बात, है ना। ये लो, ये हो गया अमीबा। इसका जो केंद्रक है वो थोड़ा आकार में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। ये वैक्यूल्स वगैरह बार बार नहीं बनाऊंगी भाई, तुम लोग समझ जाना। इसने आकार में क्या कर ली? वृद्धि कर ली। अब क्या होगा? इसके अंदर केंद्रक में विभाजन होगा। आपने समसूत्री विभाजन पढ़ा था ना। समसूत्री विभाजन में सर्वप्रथम विभाजन किसमें होता है? केंद्रक में होता है। 4 अवस्था चलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उस अवस्था की वजह से जो केंद्रक है
सबसे पहले केंद्रक विभाजित होगा और ये लो, और इसका आकार बन गया डंबल के जैसा। ये तंतु तंतुओं के द्वारा जुड़ा हुआ है केंद्रक। समसूत्री विभाजन में आपने अवश्य पढ़ा होगा, है ना। गुणसूत्र होते विपरीत ध्रुव की तरफ जाते हैं, तंतु तंतुओं से जुड़े हुए रहते हैं। एक केंद्रक ऊपर चला जाता है, एक केंद्रक, तो मैंने भी वही बात बता दी, केंद्रक है जो डंबल के आकार, डमरू के आकार का हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा कि इसमें बीच, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बना। अब क्या होगा कि इस यहाँ पर ये जो कोशिका झिल्ली, इस कोशिका झिल्ली पे दबाव पड़ेगा। कोशिका झिल्ली पे क्या पड़ेगा? दबाव पड़ेगा, और कोशिका झिल्ली के ऊपर दबाव पड़ने से इसका कुछ जो भाग है वो अंदर की तरफ दब जाएगा, कुछ भाग अंदर की तरफ दब जाता है, जिससे इस प्रकार की संरचना का विकास होगा। हो गया। अब ये जो केंद्रक थे, ये जो रसधान, ये जो केंद्रक थे, एक केंद्रक यहाँ आ गया, एक केंद्रक यहाँ आ गया, है ना। ये पूरा भी, ये भी जुड़ा, अलग नहीं हुआ, अभी तो अलग होगा, है ना। ये इसकी रसधानियाँ वगैरह पाई जाती है, ऑर्गेनल्स और वो सब पाए जाते हैं। अब उसके बाद में क्या होगा, इसके अंदर कोई दबाव लगेगा, और दबाव लगने से, है ना, दबाव लगने से ये दोनों अमीबा, देखो दबाव और जाएगा अंदर तक, ऐसे जाएगा अंदर तक, तो एक हिस्सा ये चला गया, एक हिस्सा अंदर आ गया, तो एक जनक से कितने बन गए? दो। एक जनक से कितने बन गए? दो अमीबा बन जाते हैं। ये इनको बोलते हैं संतति कोशिका या संतति अमीबा। संतति कोशिका या संतति अमीबा, संतति अमीबा, संतति अमीबा। ये लीजिए, अब आपको परीक्षा में ये पूछ ले कि द्विखंडन अभिक्रिया को समझाइए, तो मेरे अनुसार आप समझा दोगे। द्विखंडन अभिक्रिया का उदाहरण अमीबा है। अमीबा एक अनियमित आकार का एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा के अंदर सर्वप्रथम जो केंद्रक है वो अपने आकार को बढ़ाता है, उसके बाद में केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा, उसके लिए वो डमरू के आकार का बनेगा। उसके बाद में, इसके बाद में क्या होगा कि कोशिका झिल्ली पर दबाव डाला जाएगा, जिससे कोशिका झिल्ली पर दबाव डालने से दो संतति कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसे अब यहाँ पर देखो, इस संतति कोशिका का निर्माण हुआ है, तो ये संतति कोशिका है वो किसकी जैसी है? अपने जनक के जैसी है। किसकी जैसी है? जनक के जैसी। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर, यहाँ ये केंद्रक है और यहाँ ये कोशिका द्रव्य है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को एक साथ क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य को एक साथ क्या बोलोगे? जीव द्रव्य बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे? अब इसका जो जीव द्रव्य वो यहाँ आया कि नहीं आया? विभाजित होकर के घूम करके इसकी पहले 1 2 3 4, ये दोनों बन गई संरचना, है ना। इसका जीव द्रव्य है वो आगे वाली पीढ़ी के अंदर क्या हो गया? स्थानांतरित हो गया। इसीलिए क्या कहा जाता है? इसका जीव द्रव्य सेम ऐसा का ऐसा ही तो गया, कोई अंतर तो आया ही नहीं भाई। कोई ऐसा तो नहीं कोई बाहर के कुछ लक्षण आके इसमें जुड़ गए या फिर कुछ लक्षण इसमें से हट गए, कुछ भी नहीं हुआ। जो यहाँ जो समान था वो का वो समान यहाँ आया है। तो जनक कोशिका का जो जीव द्रव्य है वो संतति कोशिका के अंदर स्थानांतरित हो जाता है अलैंगिक प्रजनन के दौरान। इसीलिए कहा जाता है अकोशिकीय जीव अमर होते हैं, जब तक उनकी कोई कृत्रिम घटना नहीं हो। जैसे मान लो सीधी सी बात, जो पानी में रहते हैं, है ना, उस जगह का पानी सूख गया,
अब मेरे को बताओ, पानी सूख गया तो उनका तो वातावरण ही बदल गया, और वातावरण बदल गया तब तो उनका मृत्यु होनी निश्चित है। या फिर जिस जगह वो रह रहे हैं वहाँ का तापमान बहुत ज्यादा हो गया, वहाँ का पानी सूख गया, अब उसमें प्रजनन कैसे होगा? ऐसी परिस्थितियों में तो मृत्यु होगी ही, लेकिन बाकी जो परिस्थितियां होती है उनमें इनकी मृत्यु नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? आप कह दोगे ये तो है ही नहीं, अरे ये तो नहीं है, बात सही है, इसकी संतान तो ये आई गई, इसका जो जीव द्रव्य था वो इसकी संतान में ऐसा का ऐसा आ गया बिना कुछ बदले। तो क्या कहोगे, एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन के दौरान जीव द्रव्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है, इसीलिए एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? हटा दूं अमीबा, अगला बता दूं, ये कौन सा हो गया? अनियमित द्विखंडन। चलो रे, दूसरा पढ़ो तो अब। ये मेरे को लगता है तीन का घोंसला बहुत ही मुश्किल से बनेगा ना। अपन देखते हैं कि देखो चिड़िया भी कितनी मेहनत करती है, तिनका उठा के लाती है, घोंसला बनाती है, बीच में कितना टाइम लगता है। कई बार तो वो तिनका है लाने से पहले ही बिखर जाता है। जैसे तुम लोग पढ़ा रही हूँ, तुम लोगों को समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब तुम लोग सफल हो गए। कई बार आधी चीजें समझ में आती है, आधी चीजें नहीं समझ में आती, तो वो चिड़िया वाली कहानी है। तो देख लो, चिड़िया फिर भी वो चिड़िया हार नहीं मानती जब तक वो अपने घोंसले को पूरा नहीं कर लेती। तो आपको भी हार नहीं माननी है, पूरा सीख के जाना है। अब हम पढ़ेंगे, देखो अनियमित द्विखंडन हो गया हमारे, द्विखंडन के प्रकार पढ़ रहे, अनियमित हो गया। दूसरा है अनुप्रस्थ, बस थोड़ा सा पढ़ाऊंगी फिर क्लास बाकी का अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। अनुप्रस्थ, देखो अनुप्रस्थ पाया जाता है पैरामीशियम में, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम, है ना। पैरामीशियम भी प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ का सदस्य होता है, जिसमें गमन किसकी सहायता से होता है? पक्षमाभ की सहायता से। किसकी सहायता से? पक्षमाभ की सहायता से। ये है पैरामीशियम। ये एक कोशिकीय जीव तो है ही है, लेकिन इसकी एक विशेषता ये है कि इसका आकार निश्चित होता है, जबकि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। ये इसके अंदर दो क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं, है ना। इसमें भी कुछ और अलग से संरचनाएं वगैरह, क्योंकि पूरा यूकेरियोटिक कोशिका है ना भाई, तो विकसित ही है यूकेरियोटिक कोशिका तो। ठीक है, अब इस क्रिया में क्या होगा? अनुप्रस्थ, है ना। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये दो, यहाँ वाला केंद्रक भी विभाजित होगा और यहाँ वाला केंद्रक भी विभाजित होगा। केंद्रक विभाजित होकर के क्या होगा? दो और केंद्रक बनेंगे। अब यहाँ पर भी इसकी ना आपको पूरी डिटेल देखनी नहीं, इसमें केवल नाम, अमीबा को तो पूरा देखना है आपके सिलेबस में, और इनका केवल नाम याद रखना है कि अनुप्रस्थ किस में होता है, पैरामीशियम में होता है। बस डिटेल तो मैं समझाने के लिए बता रही ना। ऐसे दो केंद्रक हो गए, दो यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए, फिर यहाँ से कोशिका विभाजन हो, ये जीव द्रव्य यहाँ से विभाजित हो। तो ये जो खड़ी लाइन है ना, ये जो खड़ी लाइन है, इस खड़ी लाइन को आप अनुप्रस्थ विभाजन बताओ। यहाँ से एक पैरामीशियम बन गया, ठीक है, और यहाँ से एक पैरामीशियम बन गया, ये दो पैरामीशियम बन गए। द्विखंडन के अंदर अगर क्षैतिज विभाजन हो रहा है, द्विखंडन के पैरामीशियम में द्विखंडन विभाजन के दौरान कोशिका द्रव्य का विभाजन क्षैतिज हो रहा है, तब उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कहते हैं। आपको केवल इतनी बात ध्यान में रखनी है कि अनुप्रस्थ का उदाहरण क्या है? पैरामीशियम। फिर उसके बाद में अगला है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य द्विखंडन। अनुदैर्ध्य द्विखंडन है युगलिना का। किसका है?
नाम सुना है क्या युगलीना? युगलीना प्रोटिस्टा का है ये, लेकिन प्रोटिस्टा में इसका ग्रुप अलग ही है, युगलिनोइड में आता है। ठीक है, 11वीं क्लास में था। एक कोशिकीय जीव है, युगलिना की संरचना कुछ इस प्रकार की होगी, शायद कभी ना कभी तो बनाई ही होगी आप लोगों ने। ऐसे इस प्रकार की होती है इसकी संरचना, है ना। चलो जी, इसमें ये केंद्रक है, इसके जो ये बाहर वाला जो आवरण है, इसको ये प्रोटीन का बना है, इसको पेलिकल कहते हैं। प्रोटीन की बनी पेलिकल होती है, इसके अंदर ये द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य और ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, यानी अंगक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते? अंगक। ऑर्गेनल्स किसे कहते हैं? अंगक। जैसे अभी कहा ना मैंने, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? अंगक पाए जाते हैं। ठीक है, उन अंगक में एक अंगक का नाम क्लोरोप्लास्ट भी है भाई, है ना। पर्णहरित जिसके अंदर पाया जाएगा, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करेगा। युगलिना जब प्रकाश के संबंध में है, प्रकाश के संपर्क में, तब तो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बनाएगा। जब ये पानी के अंदर गहराई में चला जाएगा, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ अपना भोजन अपने से छोटे जीवों से लेगा ये। तो इसके अंदर भोजन बनाने की क्षमता भी, जब पानी के ऊपर है तो भोजन खुद बनाता है, जब पानी के नीचे चला गया तो भोजन खुद नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब भोजन खुद बनाता है तो पादप के जैसा विहार करेगा, किसी और से भोजन लेगा तो किसके जैसे विहार करेगा? व्यवहार किसके जैसे करेगा? व्यवहार अदर जंतुओं के जैसे करेगा, विषमपोषी के जैसे व्यवहार करेगा। तो इसीलिए हम युगलिना को पूरी है ना, युगलिना को पादप व जंतु की योजक कड़ी कहते हैं। पादप व जंतु की योजक कड़ी कहा जाता है। अब इसके अंदर विभाजन कौन सा है? अनुदर्दे। अभी अनुदर्दे विभाजन होता कैसे, पहले इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एनियमिक अमीबा में, अनुप्रस्थ पैरामीशियम में, अनुदर्दे युगलिना में। वैसे नोट्स भेजूंगी आपको, ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ध्यान में रहे, फिर मैं ये करके दिखाती हूँ। चलो, इस क्रिया में क्या होगा कि ये जैसे इसमें देखो, अच्छा ये कसाब है, अभी मैंने बताया नहीं था ना उस डायग्राम में, ये कसाब है, भोजन को पकड़ने में सहायता करता है ना, चलने में सहायता करता है। केंद्र कोशिका द्रव्य ये इस तरह। अब सबसे पहले क्या होगा, जो ये कसाब है इसे दो कसाब बनेंगे। जब इसमें क्या होने की क्रिया हो रही हो, जब ये अपने आप में प्रजनन की क्रिया करना चाह रहा हो, उस समय दो कसाब बनेंगे। देखो, संतति कोशिका जो होती है, पहले जनक कोशिका से संतति कोशिका बनती है। जो संतति कोशिका होती है वो फिर वयस्क हो जाती है, वयस्क होकर के उसमें फिर भी प्रजनन होने लगता है। तो ये क्रिया तो लगातार चलती जाती है, आपको पता है। फिर क्या होगा, ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर क्या हो जाएगा? विभाजन। और एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे? दो केंद्रक बन जाएंगे। और उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन इस प्रकार होगा, ये होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन इस प्रकार से। एक युगलिना ये इधर, चलो थोड़ा सा यहाँ से और बना दो, मैं और अच्छा से कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ से ये दोनों युगलिना क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। देखो ये रहा, ये वाला हिस्सा, ये इसका केंद्रक, और ये इसका कसाब, और ये इसका कोशिका द्रव्य। इधर ये वाला हिस्सा ये रहा,
है ना। ये है नहीं भाई, मैंने केवल बताया समझाने के लिए, बस आपको केवल नाम ध्यान में रखना है इसका। और अच्छा है, नाम के साथ में डायग्राम बना दो तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी बात रहेगी। नंबर तो कटने वाले हैं ही नहीं, कुछ ना कुछ बढ़ के ही नंबर मिलेंगे। तुम लोग तो 2 बने कि नहीं बने। अब देखो, अब ये खड़ी लाइन आई है, ये खड़ी लाइन आई है, इसीलिए इसे क्या कह दिया, अनुदैर्घ्य विभाजन कह दिया। उसमें से सीधे था अनुप्रस्थ विभाजन कह दो, इसमें खड़ी लाइन करके अनुदैर्घ्य विभाजन कह दो। तो अनियमित अमीबा, अनुप्रस्थ पैरामीशियम, अनुदैर्घ्य युग्म, बस नाम ध्यान रखने, अमीबा का पूरा ध्यान में रखना है। द्विखंडन पूरा हो गया। फिर उसके बाद में भूखंडन की आगे की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। काफ़ी लंबी क्लास हो जाती है, ऑनलाइन में इतना सही नहीं है करवाना। बात यह है कि आपको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या हो तो मैं आपको फिर बता रही हूँ, मेरे पर्सनल जो नंबर है ग्रुप में है, तो आप ग्रुप से लेकर के मुझसे कांटेक्ट कर लेना। कोई भी समस्या हो, कोई भी आपका सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक। रही नोट्स की बात, वो मैं आपको भेज दूंगी PDF बना करके। एक बार तो आप वीडियो को देख करके टॉपिक को समझ लो। 2 क्लास हो गई है हमारी जीव विज्ञान की, दोनों क्लास को अच्छे से देख लो, ताकि कल वाली क्लास जो होगी वो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके बच्चों, आज की हमारी क्लास इतनी थी। अच्छे से पढ़ाई करना घर पे।